हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की ये जो हम लोग की क्लास है वो उपन्यास पर आधारित है। ठीक है, तो आज उपन्यास से संबंधित जितने भी विगत वर्षों में पूछी गई प्रश्नोत्तरी है तो आज उसी की चर्चा होगी। और देखिए, जो ये उपन्यास विधा है ना, तो बहुत ही लंबा चौड़ा पोर्शन है इसका। इसमें बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं और उनकी बहुत सारी भर भर के रचनाएं हैं। तो जो खास जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार होते हैं तो उन्हीं की रचनाएं अक्सर करके परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए, जो ये मतलब प्रश्नोत्तरी है लगभग 250 प्लस प्रश्न है इसमें। तो एक दिन में कवर कर पाना तो आसान नहीं है, क्योंकि मतलब व्याख्या के साथ बताना उसको डिटेल में पूरा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है। तो आज उसका पहला भाग है जो कि मतलब हम लोग आज देखेंगे इसको। तो आज का पहला हम लोग का जो सवाल है वो है, मैला आंचल उपन्यास का कथा क्षेत्र है तो क्या है। बिहार है। देखिए, जो मैला आंचल उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास ये है और कई परीक्षाओं में ये पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो कथा क्षेत्र है वो कहाँ का है, बिहार का है। अगला है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं तो बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। जो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास होता है तो उसके प्रवर्तक कौन है, बाबू देवकी नंदन खत्री। तो देखिए, जो तिलस्मी अय्यारी दिया है तो उसका मतलब क्या है। तो देखिए, तिलस्मी का अर्थ होता है जादू, माया या फिर उसको रहस्य आप बोल लीजिए। और अय्यारी का मतलब होता है चालाकी। चालाकी हो गई, चतुराई हो गई, या फिर आप धोखेबाजी उसको बोल दीजिए। ठीक है, तो इसका यही अर्थ होगा कि मतलब जादू या मायावी तरीके से या मतलब धोखा दे करके या छलावे से अपना काम निकालना। ठीक है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, बाबू देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला है, चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं तो गोपाल राम गहमरी हैं। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन किसका है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख प्रकाशित हुआ तो कब प्रकाशित हुआ था, सन 1952 ईस्वी में। उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है गर्म राख और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। ठीक है, फिर अगला है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है तो क्या है, प्रभा खेतान है। इनकी रचना क्या है, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। ठीक है, अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है तो पुनर्नवा है। देखिए, जो पुनर्नवा है वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है तो 1973 ईस्वी है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो पुनर्नवा है वह 4वीं शताब्दी की घटनाओं पर आधारित इनका उपन्यास है। अगला सवाल है, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है, तो 1877 ईस्वी है। भाग्यवती किसका उपन्यास है, पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी का। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है तो क्या है, देश का भविष्य। देखिए, जो झूठा सच उपन्यास है वह आपके यशपाल का है। ठीक है, और देखिए, जो झूठा सच उपन्यास है यशपाल जी की रचना है और इस पर एक मूवी भी बनी है और उसका नाम है खामोश पानी। ठीक है, 2004 में प्रकाशित हुई थी, मतलब आई थी वो मूवी खामोश पानी। उसमें जो मेन रोल है किरण खेर का, मतलब अनुपम खेर की वाइफ है ना किरण खेर, तो वही उनमें मतलब मेन उसकी क्या है, हीरोइन है। तो झूठा सच उपन्यास है, इस पर मूवी भी बनी है खामोश पानी का। मतलब ऐसा मतलब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता रहे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये भी सवाल बन जाए। ठीक है, फिर अगला आता है, फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है तो क्या है, मैला आंचल है। ठीक है, मैला आंचल किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का। फिर आगे है, राग दरबारी के रचनाकार हैं तो कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी हैं। वयम रक्षामा रचना है चतुरसेन शास्त्री की। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है, तो उपन्यास है। और ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है तो यह किसका उपन्यास है, आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चित्रलेखा रचना है तो भगवती चरण वर्मा का है। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का उपन्यास क्या है, जिंदगी नामा।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए क्या है, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, ये सब किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास है। तो देखिए जो सेवा सदन है यह इनका 1919 ईस्वी में आया था, ठीक है। रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में और गोदान है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो देखिए जो मतलब प्रेमचंद हैं इनके और भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, जैसे कि आपका उनका हो गया प्रेमाश्रम, हो गया निर्मला, हो गया गबन, हो गया, तो ये सब भी इनका मतलब क्या है, उपन्यास है। तो एक बार इन सबको मैं मतलब क्रम वाइज से सन सन के साथ इसका मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो सेवा सदन है वह 1919 ईस्वी में आया था। सेवा सदन के बाद इनका एक और उपन्यास आया था प्रेमाश्रम, जो कि 1921 ईस्वी में आया था, ठीक है। उसके बाद रंगभूमि है 1925 में। उसके बाद निर्मला एक है उनका उपन्यास 1925 में, वो भी आया था। फिर गबन है, गबन 1928 में आया था। उसके बाद कर्मभूमि है 1932 में। उसके बाद है गोदान 1936 में। और एक इनका और उपन्यास है मंगलसूत्र, जो कि उनका अपूर्ण रचना है, ठीक है। अगला सवाल है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, रचना किसकी है? तो चित्रा मुग्दल की है। क्या है? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो परीक्षा गुरु है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाला श्रीनिवास दास की ये रचना है, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। या शुक्ल जी इसको अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मानते हैं, किसको? परीक्षा गुरु को। अगला सवाल आता है शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलता है, तो कैसा है? विद्रोही प्रकार का चरित्र है शेखर का। तो जो ये शेखर एक जीवनी है उपन्यास, वह किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की है। और देखिए जो ये इनकी रचना है वह 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग इसका 1941 में आया था और दूसरा भाग 1944 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल है मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है, तो किसका है? मेरीगंज का। देखिए मेरीगंज जो बिहार है उसका एक गांव है और उसी का चित्रण इसमें किया गया है, किसमें? मैला आंचल में। मैला आंचल किसका है? परीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। अगला सवाल है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है, तो किसका है? मतलब रचना है तो कैसा है? उपन्यास विधा का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा क्या लिखा गया है? ठेठ हिंदी का ठाठ। और यह किस प्रकार की विधा है? तो उपन्यास विधा की। ये आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। अगला है घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी है, उसका पीछा कर रही है। यह चित्रण किसका है? कहाँ का? किस मतलब यह जो चित्रण है वो किसमें से लिया गया है? तो तमस उपन्यास में से लिया गया है, ठीक है। जो तमस उपन्यास है वह भीष्म साहनी की रचना है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है और 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक। तो जो ये दिया गया है चित्रण है वह तमस से लिया गया है। अगला है चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण हुआ है, तो गुनाहों का देवता उपन्यास में। गुनाहों का देवता बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, धर्मवीर भारती की रचना है और 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह उपन्यास जिसको रैक आख्यान भी कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? अनाम दास का पोथा। जो अनाम दास का पोथा है किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और उसको रैक आख्यान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल है विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो रंगभूमि के हैं। रंगभूमि आपका प्रेमचंद की रचना है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है, तो किसे कहा गया है? न्यूयॉर्क को। देखिए जो ग्लोबल गांव का देवता है वो रणेंद्र की रचना है। रणेंद्र एक उपन्यासकार है, तो उनकी रचना है जो कि 2009 में प्रकाशित हुई थी। ग्लोबल गांव का देवता 2009 में प्रकाशित हुई थी और ये जो इनकी रचना है इसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ और श्री लाल शुक्ल साहित्य का सम्मान भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, इस रचना के लिए। अगला सवाल है प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो नीलू नीलिमा नीलोफर। यह किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी का है और यह आपके यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर
वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो उपन्यास है, उपन्यास तो एक साहित्यिक मतलब साहित्यिक का रूप है, साहित्यिक विधा है, आप लोग जानते ही हैं। तो जो उपन्यास का मोटापा है या उसका भारीपन और जटिलता, यहाँ उपन्यास का मोटापा का मतलब है कि जो उसकी भाषा है, क्लिष्टता है, तो उसकी बात करते हैं कि जो उपन्यास का मोटापा है या उसका भारीपन और जटिलता उसके स्वास्थ्य का मतलब हो गया उसके अर्थ पर, ठीक है, उतना ही नकारात्मक असर मतलब नकारात्मक प्रभाव डालता है जितना कि मनुष्यों में मोटापा शारीरिक स्वास्थ्य को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए इस कथन का आशय क्या है कि जो एक उपन्यास होता है तो उपन्यास को ना केवल आकर्षक होना चाहिए बल्कि उसे सुलभ और समझ में मतलब आसान होना चाहिए, उसे समझ में आने वाला भी होना चाहिए। और एक ऐसा उपन्यास जो अपने दर्शकों के साथ संवाद स्थापित ही ना कर सके तो वह उतना ही नुकसानदेह हो सकता है जितना कि मनुष्यों के लिए मोटापा, ठीक है। तो जो उपन्यास होता है वो आसान होना चाहिए, आसान शब्दों में होना चाहिए, जो कि अपने संवादकों से, अपने पाठकों से सीधा मतलब जुड़ सके, ठीक है। फिर अगला है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे किस कथाकृति के पात्र हैं? तो देवरानी जेठानी की कहानी। देखिए जो देवरानी जेठानी की कहानी है तो इसमें विद्यार्थी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कहानी देख करके उनको लगता है कि ये कहानी है, कहानी विधा की रचना है, लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसकी रचना है? तो पंडित गौरी दत्त की है, ठीक है, याद रखिएगा 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला सवाल है गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है तो कौन सा गांव है? सेमरी और बेलारी। जो गोदान में गांव का वर्णन किया गया है तो सेमरी और बेलारी है। यह आपके नेट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है मैत्रेयी पुष्पा का वह उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है तो क्या है? चौक है। देखिए इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1997 ईस्वी है। मैत्रेयी पुष्पा की ये रचना है चौक। तो देखिए जो ब्रज क्षेत्र के जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ है, तो जो ब्रज क्षेत्र में एक अतरपुर मतलब अतरपुर नाम का एक गांव है, वहां के जाट किसानों और स्त्रियों के जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा चौक किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की, और यह 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला सवाल है कि वह उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के दो पात्रों के बीच में हुआ है तो किसके किसके बीच में? मेहता और मालती के बीच में। देखिए यहाँ मेहता के मन में जो मालती के प्रति प्रेम है वह कैसा दर्शाया गया है? बहुत ही मतलब पवित्र प्रेम को बताया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जो इनके मालती के प्रति मेहता का प्रेम है वह कैसा है? बहुत ही पवित्र है, साफ सुथरा है, ठीक है। उनकी आंखों में उसके प्रति वासना नहीं है। अगला सवाल है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं तो राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता, ठीक। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और अगला सवाल है बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? तो धनिया का। धनिया ने यह वाक्य बोला है। तो इसके मतलब इस वाक्य का मतलब क्या है कि जो धनिया का संवाद है तो जो समाज के ऊंचे लोग हैं तो उनके दिखावे पर व्यंग किया गया है, ठीक है। इस वाक्य के जरिए जो समाज के ऊंचे लोग हैं यानी कि बड़े लोग हैं तो उन पर मतलब उनके दिखावे जो वो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, तो उस पर व्यंग किया गया है। और जो गरीबों की सच्चाई है, ज़मीनी सच्चाई है, उनकी गरीबी है, उसको मतलब सामने रखता है क्या? ये वाक्य, ठीक है। जहाँ पर जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, तो वो झूठी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो इस वाक्य में यही दर्शाया गया है। तो ये वाक्य धनिया के द्वारा बोला गया है। अगला है स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है तो तमस उपन्यास में किया गया है। तमस भीष्म साहनी की रचना है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय क्या है? तो विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता है, ठीक है।
फिर अगला सवाल है, वह उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है, तो क्या है? परीक्षा गुरु में दिखाया गया है क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भारत के आर्थिक शोषण हुए हैं और लूटपाट हुए हैं, तो उसका चित्रण किया गया है परीक्षा गुरु में। और यह किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहले भी मैंने आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। फिर अगला सवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास भी लिखा, उसका क्या नाम था? बाणभट्ट की आत्मकथा। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा बहुत ही फेमस बोल सकते हैं आप उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यास है, उसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। अगला सवाल है, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? मदन मोहन है। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें की नायिका कौन है? तो सुषमा है। गिरती दीवारें उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क का। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है तो प्रेमाश्रम है। प्रेमाश्रम प्रेमचंद की रचना है, 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, तो यह पूरी तरह से किसान के जीवन पर केंद्रित है। ठीक है। चोटी की पकड़ की विधा है, तो क्या है? उपन्यास विधा है। चोटी की पकड़ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, उपन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, चंदर सुधा और पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गुनाहों के देवता। ठीक है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, तो चंदर सुधा और पम्मी इसके पात्र हैं। अगला सवाल है, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए थे, तो वो प्रेमचंद थे। प्रेमचंद सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन जब 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान वो अपने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद उनका संपूर्ण जीवन जो है साहित्य सृजन में बीत जाता है। ठीक है। अगला है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो राग दरबारी से। देखिए, जो राग दरबारी रचना है वो श्रीलाल शुक्ल जी की है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुई थी। और ये राग दरबारी के लिए इनको 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण रचना है, कई बार कई एग्जाम में ये आ चुका है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल जी की, 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और उसके एक ही साल बाद यानी कि 1969 ईस्वी में इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है, किसमें? निर्मला उपन्यास में किया है। निर्मला उपन्यास इनका 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है, तो क्या है? मृदुला गर्ग है। ठीक है, जो चितकोबरा उपन्यास है उसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। फिर अगला सवाल है, बुधुआ की बेटी उपन्यास लिखा है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने लिखा है। क्या लिखा है? बुधुआ की बेटी। अगला सवाल है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास है, तो तिलस्मी प्रकार का उपन्यास है। तिलस्मी मैंने पहले भी आपको बताया, छल धोखा ये सब इसका अर्थ है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, डॉक्टर गोपाल राय ने कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है, तो किस कृति को? देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त की ये उपन्यास है, जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसको हिंदी का पहला उपन्यास माना है किसने? डॉक्टर गोपाल राय ने। अगला है, फास उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो किसान की आत्महत्या। देखिए, जो फास उपन्यास है वह संजीव एक कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं, संजीव नाम है उनका। तो उन्होंने इसका इसको लिखा था, तो यह 2015 में प्रकाशित हुई थी, फास। ठीक है। तो ये इसमें जो चित्रण किया गया है किसान आत्महत्या का, तो विदर्भ एक स्थान है, तो वहाँ के किसान परिवारों की आत्महत्या की कहानी है, जो कि क्यों आत्महत्या करते हैं? क्योंकि खेत को लेकर के जो कर्जा लिए थे, तो वो कर्जा दिन प्रतिदिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। तो उसी पर ये कहानी इनकी आधारित है। फास 2015 में प्रकाशित हुई थी और रचनाकार हैं संजीव, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, प्रेमचंद का वह उपन्यास जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था, तो कौन सा है? सेवा सदन है। ठीक है।
फिर अगला है मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? तो लेखक की है। देखिए लेखक यानी कि प्रेमचंद जी क्या कहते हैं मालती के बारे में कि मालती बाहर से क्या है? तितली है। तितली कैसी होती है? तितली को देखते हैं रंग बिरंगी तितली, एकदम खुश मिजाज होती है ना, तो वही कहते हैं कि जो मालती है वह बाहर से एक मतलब बाहरी रूप से तो बहुत ही खुशमिजाज और आनंद प्रिय व्यक्ति दिखती है, लेकिन भीतर से वह मेहनती और गंभीर व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इसके संबंध में लेखक कहते हैं। अगला है त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है, तो मनोवैज्ञानिक है। त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार की रचना है जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा त्याग पत्र किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। अगला सवाल है क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप? लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? तो बिंदा का है। देखिए जो महाभोज उपन्यास है वह मन्नू भंडारी की रचना है, 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि महाभोज किसकी रचना है? तो मन्नू भंडारी की है। और मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या आपको पता है? अगर पता हो तो ये सवाल आप लोगों के लिए है कि मन्नू भंडारी का जो मूल नाम है वह क्या है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो भी कमेंट करिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जो महाभोज में ये कथन है तो इसमें इसका मतलब क्या है कि लोग मतलब जो लोग हैं वो अक्सर अपने जीवन में इतना व्यस्त रहते हैं कि वो मतलब जो जिंदा रहने का असली अर्थ है वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो यह मतलब एक तरफ से देखा जाए तो एक तरह से लोगों को अपने जीवन को जीने से मतलब गहराई से जीने और उसमें अर्थ खोजने के लिए क्या करती है ये लाइन? प्रोत्साहित करती है। ठीक है, फिर अगला है मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो सन 1979 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ था? 1979 ईस्वी। ठीक है, फिर अगला सवाल है आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए यहाँ पर जो प्रथम प्रकाशन वर्ष दिया है इनका 1979 ईस्वी, और मैंने अभी आपको बताया कि 1982 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष हुआ था। तो मतलब जो प्रथम प्रकाशन जो जैसे जब महादेवी वर्मा ने इसको जब मन्नू भंडारी ने इसको लिखा था तो सबसे पहले मतलब जो इसको मतलब जब इनका कंप्लीट हुआ था लिख के तो कब हुआ था? 1979 में ही हुआ था, लेकिन मूल रूप से जब इसका प्रकाशन इन्होंने करवाया था तो वह 1982 में हुआ था। ठीक है, फिर अगला सवाल आता है आंचलिक उपन्यासकार हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हिंदी के वह उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, तो वह कौन से उपन्यासकार हैं? देवकी नंदन खत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हुए हैं कि इनकी कृतियों को, इनकी रचनाओं को यानी कि इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने, जिनको हिंदी नहीं आती थी उन लोगों ने हिंदी सीखी थी। देवकी नंदन खत्री है और इनका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध एक उपन्यास है, नाम है चंद्रकांता। सभी लोगों ने सुना होगा, 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनका एक चंद्रकांता है उपन्यास और चंद्रकांता एक संतति है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए ही बहुत से लोगों ने केवल हिंदी सीखी थी। ठीक है, फिर अगला है जासूसी उपन्यासों का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है, तो गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। जो जासूसी उपन्यासों का परिवर्तन किसने किया है हिंदी में? तो गोपाल राम गहमरी हैं। अगला सवाल है वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका है, तो मैत्रेयी पुष्पा हैं। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु से मानी जाती है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की रचना है और इस मतलब जो भारतेंदुकालीन में इसी उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क। यूपीपीसीटी में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांधो न नाव इस ठाव, उपेंद्र नाथ अश्क इसके रचनाकार हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक धारा के। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1882 ईस्वी में। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी है। यह भी आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। सारा आकाश किसके कृति है? तो राजेंद्र यादव की। ये तीनों ही सवाल आपके यूपी टीजीटी में 2016 में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला धूप
उपन्यास किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बहुत बार बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिखिला धूप। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राधा कृष्ण दास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु उपन्यास लिखा था, तो क्या लिखा था? निसहाय हिंदू। फिर अगला है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। यह कथन उद्धृत है तो किसमें? बाणभट्ट की आत्मकथा में। तो यह जो बाणभट्ट की आत्मकथा है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और उसी में से यह कथन लिया गया है। ठीक है। अगला सवाल है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है, तो कृषक जीवन है। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बूंद और समुद्र। देखिए, जो बूंद और समुद्र रचना है, उपन्यास है, अमृतलाल नागर का है, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह इनकी प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सामाजिक उपन्यास अमर बेल के लेखक हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा। और अगला सवाल है, एक उपन्यास जिसकी कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है, तो अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। फिर अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं, तो श्रीनिवास दास हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद्र के संबंध में उक्त कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह कथन है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला सवाल है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है? तो गोदान में। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जब दो वयस्क मतलब पति पत्नी की तरह बिना शादी किए एक साथ रहते हैं, तो उसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आजकल तो ये बहुत ही फेमस, मतलब एकदम ट्रेंड लाइन में चल रहा है। ठीक है, तो इस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद ने अपने गोदान में किया था सालों पहले। ठीक है। अगला है, लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्ययुग में। तमस में यह वाक्य कहा गया है, तो सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया है। तमस का वह पात्र जो कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है, तो कश्मीरी लाल है। गंगौली गांव किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो आधा गांव। आधा गांव आपका राही मासूम रजा की रचना है, जो कि 1966 में प्रकाशित हुई थी। और गंगौली गांव आपके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का एक गाँव है। ठीक है। फिर अगला सवाल है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। मैला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो प्रशांत का है। ठीक, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। कंकाल उपन्यास प्रकाशित हुआ तो 1929 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगला सवाल है, आर्थर कानन डॉयल ने से प्रभावित उपन्यासकार है, तो गोपाल राम गहमरी। देखिए, जो आर्थर कानन डॉयल हैं वो स्कॉटलैंड के एक लेखक हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो 1918 ईस्वी में। फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं, तो अज्ञेय हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ 1905 ईस्वी में। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है, तो चित्रलेखा है। ठीक है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की रचना है, जो कि पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है। अगला सवाल है, मैला आंचल मूलता है, तो आंचलिक उपन्यास है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता हैं भीष्म साहनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है तमस, बहुत बार बहुत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तमस हो गया, मैला आंचल हो गया, ये सब तो आप लोग अच्छे से इसका मतलब इसकी जो रचना प्रकाशन वर्ष है, जो इसके रचनाकार हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, गबन उपन्यास की नायिका हैं, तो जालपा है। ठीक है, जालपा। 12 उपन्यास लिखे हैं, तो किसने लिखे हैं? प्रेमचंद ने। देखिए, जो प्रेमचंद है उन्होंने 12 उपन्यास लिखा है। अब जब यहाँ पर 12 उपन्यास मतलब चर्चा हो ही रही है, तो वो 12 उपन्यास कौन से हैं, तो वो भी आप जान लीजिए। देखिए, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह और दो बैलों की कथा, ये सब आपके प्रेमचंद की क्या है? उपन्यास है। अगला सवाल है, हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार हैं, तो जैनेन्द्र हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, तो वृंदावन लाल वर्मा हैं।
रंगभूमि उपन्यास प्रभावित है गांधीवादी दर्शन से। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम क्या? बाणभट्ट की आत्मकथा। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन है तो महामाया भैरवी का। क्या है इसमें? कहते हैं कि स्त्री की जो सफलता है वो पुरुष के विकास में योगदान देना है, जबकि उसकी सच्ची योगदान मतलब उसकी जो सच्ची सार्थकता है किसकी? स्त्री की, तो वह पुरुष को बंधन से मुक्त करने में है। मतलब ये जो पंक्ति दी गई इसका कहने का आशय क्या है कि जो स्त्री की भूमिका होती है वो केवल एक सहयोगी की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे पुरुष को बेहतर बनाने और मुक्त करने में भी योगदान देना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है, गोदान का वह पात्र जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है तो प्रोफेसर मेहता है। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम है तो ब्रजनंदन सहाय है। अगला सवाल है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है तो पहला गिरमिटिया है। देखिए यह जो उपन्यास है पहला गिरमिटिया वह गिरिराज किशोर की रचना है और 1992 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक है तो जैनेन्द्र हैं। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है तो मैया दास की माड़ी। क्या है? मैया दास की माड़ी। शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रेमवदा। अगला सवाल है, अनारो उपन्यास है तो मंजुल भगत का है। अलमा कबूतरी रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। कठ गुलाब की रचनाकार है मृदुला गर्ग। जिंदगी नामा रचना है कृष्णा सोबती की। दुखम सुखम की रचनाकार है ममता कालिया। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका है कृष्णा सोबती। ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। देखिए ये जितनी भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं जो महिला उपन्यासकार हैं उनकी है। तो जो महिला उपन्यासकार हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके उपन्यास अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। आज के क्लास में बस इतना ही सवाल, बाकी जो इससे संबंधित प्रश्न बचे हुए हैं वो हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज का क्लास आप लोग पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब ये क्लास आपको कैसी लगी और लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है। और ठीक है तो मिलते हैं कल की क्लास में इसकी आगे की सीरीज के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।